दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। रोटेशन चैप्टर का आज हमारा 3rd एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम समझ रहे थे कि कैसे हम गियर सिस्टम की हेल्प से स्पीड एंड टॉर्क को वेरी कर सकते हैं। आज हम इसी चीज को एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट सेटअप है। मैं आपको पहले सेटअप एक्सप्लेन कर देता हूं और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। यहां पे मेरे पास एक गियर मैकेनिज्म है और इस गियर मैकेनिज्म में हमने एक मोटर का यूज किया है और उसके साथ एक बाहर गियर, बड़े गियर का यूज किया है। इस बड़े गियर सिस्टम के साथ एक छोटा गियर सिस्टम कनेक्टेड है, आप देख पा रहे होंगे। इनका अगर मैं टिथ रेशियो की बात करूं तो इसके 56 टिथ हैं और इसके आई थिंक 25 टिथ हैं। इस छोटे वाले गियर के साथ एक और छोटी पुली और कनेक्ट है, एक और छोटा गियर सिस्टम कनेक्टेड है। आप फोटो में देख पा रहे होंगे क्लियरली कि ये वाला जो सिस्टम है इसके पीछे की तरफ एक और छोटा हमने गियर लगा रखा है और उसके साथ हमने ये राइट मोस्ट गियर को कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप सबसे छोटे वाले गियर की बात करें तो उसके जो टिथ हैं वो अराउंड 15 टिथ है मेरे ख्याल से, और जो ये वाला जो राइट मोस्ट है इसके 38 टिथ हैं। तो अब हम इस कनेक्शन से, इस मैकेनिज्म की हेल्प से टॉर्क को भी वेरी कर सकते हैं और स्पीड को भी वेरी कर सकते हैं। कैसे वेरी करेंगे जरा देखिए। जब मैं मोटर को ऑन करूंगा तो ये एक ओमेगा एंगुलर स्पीड से मूव करेगा, एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगा। सबसे पहले स्पीड की बात कर लेते हैं। तो जब मैं इस मोटर को ऑन करूंगा तो इसकी एक एंगुलर स्पीड होगी ओमेगा। अब आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इन दोनों को अगर मैं देखूं तो ये जो ज्वाइंट पॉइंट है, इस ज्वाइंट पॉइंट पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब है जो ज्वाइंट वाला पॉइंट होगा जहां पे दोनों एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हैं, उसके इधर वाला पॉइंट और उसके इधर वाला पॉइंट, दोनों की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी वो बराबर आएगी। तो अगर मैं इस कंसेप्ट से देखूं तो इसकी अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो इसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा आएगी। कितनी आएगी? ओमेगा इंटू इनका टिथ रेशियो। वैसे तो जब आपके टिथ नहीं होते हैं, जब आपका पुली होती है तो आप जो है रेडियस का रेशियो लेते हो, लेकिन लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रेडियस का रेशियो और टिथ का रेशियो जो होता है वो बराबर ही होता है। तो इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, एंगुलर स्पीड। कितनी ज्यादा होगी बताइए? जो इसकी एंगुलर स्पीड होगी ओमेगा इनटू टिथ रेशियो। और क्योंकि ज्यादा लिखनी है तो बड़े वाला टिथ ऊपर रखिए न्यूमरेटर में और छोटे वाले टिथ को डिनोमिनेटर में रखिए। तो ये है 56 और ये है आपका 25। तो ओमेगा इंटू 56 डिवाइड बाय 25। तो मैं जरा कैलकुलेटर से वैल्यू भी निकाल के आपको बता देता हूं। 56 डिवाइड बाय 25 अगर आप करते हो तो ये बनता है 2.24। तो आप रफली कह सकते हो कि 2.25 टाइम्स जो है वो एंगुलर स्पीड यहां पे ज्यादा हो जाएगी। अगर इसकी ओमेगा है तो ये बनेगा 2.25 टाइम्स ऑफ ओमेगा। अब जो इसकी एंगुलर स्पीड आएगी वही इसके पीछे जो छोटे वाला जो गियर कनेक्ट है उसकी भी एंगुलर स्पीड वही बनेगी। और अगर इसकी एंगुलर स्पीड भी वही आ रही है जो आगे वाले की है, तो इस छोटे वाले गियर की हेल्प से हम जो राइट मोस्ट गियर है, ये वाला जो गियर है, इसकी एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 2.25 ओमेगा तो इसकी है, तो वही पिछले की होगी 2.25 ओमेगा। अब टिथ रेशियो से यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। इनका भी अपना एक टिथ रेशियो होगा ना भाई। इधर इसके टिथ 15 और इसके 38 हैं, तो 38 क्योंकि ज्यादा हो गए टिथ, तो जिधर आप छोटे से अगर बड़े टिथ की तरफ जा रहे हो, कम टिथ से ज्यादा टिथ की तरफ जा रहे हो, तो एंगुलर स्पीड आपकी कम हो जाएगी। तो इसकी जो एंगुलर स्पीड थी 2.24 ओमेगा, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं, इसके 15 टीथ हैं, इसके 38 हैं, तो 15/38 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसकी जो एंगुलर स्पीड आएगी वो 0.884 आएगी। ये जो है ये आएगा 0.884 ओमेगा। तो अगर ये ओमेगा है तो ये होगा 2.24 ओमेगा और ये होगा 0.884 ओमेगा। अब इस चीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब ये सबसे फास्ट होगा, उसके बाद ये होगा और इसके बाद ये होगा। एंगुलर स्पीड की अगर मैं बात करूं तो अब आप कैसे ऑब्जर्व करोगे? उसके लिए हमने यहां पे इनके साथ कुछ स्क्रू कनेक्टेड हैं। हम इनके स्क्रू के एंगल को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन कितना रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि जब ये पूरा रोटेट कर चुका होगा तो ये कितना रोटेट करेगा और ये कितना रोटेट करेगा। ऑब्वियसली जब ये पूरा रोटेट कर चुका होगा तो ये 2.25 टाइम्स ज्यादा रोटेट कर चुका होगा और ये 0.88 टाइम्स रोटेट कर चुका होगा। ठीक है, तो यहां से हमने सप्लाई को इसको कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको ऑन करेंगे एंड इसको रोटेट करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा स्लो रोटेट किया जाए, तो उसके लिए मैं वोल्टेज को थोड़ी कम कर देता हूं। ठीक है, यहां पे काफी कम वोल्टेज है। अब जरा मैं सप्लाई को ऑन कर रहा हूं सो दैट हम इनके रोटेशन को ऑब्जर्व कर सकें और इसको फिर स्लो मोशन से हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आई होप सब लोग रेडी होंगे।
तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा। अब मैं इसको रोक देता हूं क्योंकि इसके काफी रोटेशन हो गए हैं। अब जरा हम इसको स्लो मोशन से ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि जब ये इसका एक रोटेशन हुआ था तो इसके कितने रोटेशन हो रहे हैं और इसके कितने रोटेशन हो रहे हैं। आप स्क्रीन पे स्लो मोशन की हेल्प से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे और हमने सारी कैलकुलेशन को आपको स्क्रीन पे दे दिया है। एंड आप क्लियरली देख सकते हो कि जब इसका एक रोटेशन हुआ है तो इसके रोटेशन जो है बीच वाले के वो ज्यादा है। कितने ज्यादा हैं? 2.24 टाइम्स ज्यादा है। और जो पीछे वाला जो है उसके जो रोटेशन है वो 0.88 टाइम्स है। मतलब इसका फुल रोटेशन हुआ है बड़े वाले का, तो इसका फुल रोटेशन नहीं हुआ है। 0.88 टाइम्स आपका ये रोटेट हुआ है। फुल रोटेशन का 0.88 टाइम्स रोटेट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे हम स्पीड को वेरी कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, यहां पे टॉर्क भी वेरी हो रहा है। मतलब जो टॉर्क इस पे है वो टॉर्क इस पे और इस पे नहीं है, वो टॉर्क भी वेरी कर गया है। टॉर्क के वेरिएशन को भी हम ऑब्जर्व करेंगे एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से, बट पहले आप स्पीड को समझिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आया कि कैसे हम स्पीड को वेरी कर सकते हैं। अब इसी चीज को हमने एक और सेटअप से रखा है और उसमें मैं चाह रहा हूं कि आपको क्लियर विजुअल भी दिखाए जाए सो दैट आप इजीली समझ सको कि कैसे आपकी स्पीड जो है वो वेरी हो रही है। तो उसको और ज्यादा क्लियर देखने के लिए हमारे पास एक और सेटअप है। तो चलिए पहले इस सेटअप को एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। यहां पे हमने गियर सिस्टम का यूज नहीं किया, यहां पे हमने पुली का यूज किया है। और आप क्लियरली देख सकते हो यहां पे कुछ बेल्ट हमने लगा रखी है। लेकिन ये जो बेल्ट है टाइमिंग बेल्ट है। अब टाइमिंग बेल्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है कि बेल्ट में कुछ ग्रूव्स निकले होते हैं और पुली में भी ग्रूव्स निकले होते हैं। तो एक तरह से बेल्ट का जो ग्रूव है और जो पुली का ग्रूव है उसमें वो फंस जाता है और उसको एक तरह से प्रॉपर रोटेशन करता है। इसमें स्लिपिंग का कंसेप्ट खत्म हो जाता है, स्लिपिंग के चांसेस खत्म हो जाते हैं टाइमिंग बेल्ट के केस में। तो यहां पे कुछ टाइमिंग बेल्ट का हमने इस्तेमाल किया और पुलीज का इस्तेमाल किया है। आप फोटो से देख पा रहे होंगे कि ये हमारी छोटी पुली है, इसको हमने एक और छोटी पुली के साथ कनेक्ट किया है और जिस शाफ्ट के साथ ये छोटी पुली कनेक्ट है उसी शाफ्ट के साथ हमने एक बड़ी पुली कनेक्ट की है और ये जो बड़ी पुली है ये फिर से छोटी पुली के साथ कनेक्ट है। अब मैं इनके टिथ रेशियो बता देता हूं। इनका जो रेडियस का रेशियो बोलो या टिथ रेशियो बोलो एक ही बात है। यहां पे जो इसके ग्रूव्स बने हुए हैं वो 20 ग्रूव्स हैं और यहां से यहां पे भी 20 ग्रूव्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो इसका ओमेगा होगा वही इसका भी ओमेगा होगा। जो बीच वाला जो है इसका ओमेगा सेम होगा क्योंकि ये टिथ रेशियो आपका यूनिटी का है। हमने यहां पे टिथ रेशियो चेंज नहीं किए। तो इसका मतलब अगर यहां पे 20 टिथ है तो यहां पे भी 20 टिथ है। जो ये पहले वाली जो बेल्ट कनेक्ट है ना, इसमें जो टिथ रेशियो है वो सेम है। अब जो दूसरी तरफ है, ये जो शाफ्ट है, बीच वाली जो शाफ्ट है, ये बड़ी पुली के साथ कनेक्ट है। इस बड़ी पुली के जो टिथ हैं वो 60 हैं, 60 टिथ हैं और ये फिर छोटी पुली के साथ कनेक्ट है। छोटी पुली जो यहां पे कनेक्ट है, जो बीच में है ये, उसके अगेन 20 टिथ हैं। तो इसका मतलब 60 से आप 20 पे जा रहे हो तो इसका मतलब स्पीड जो है वो 3 गुना बढ़ जाएगी इधर। ये जो शाफ्ट होगी, इस शाफ्ट की जो स्पीड होगी वो 3 गुना होगी इससे। अब उसको कैसे ऑब्जर्व करें स्पीड को? उसके लिए हमने क्या किया, इनकी शाफ्ट पे 2 पुली कनेक्ट कर दी हैं और उस पुली के साथ हम कुछ ब्लॉक्स को हैंग करेंगे, कुछ मासेस को हैंग करेंगे। तो अगर ये वाला 1 मीटर ऊपर आ रहा है, मैं रफली बता रहा हूं, ऐसे 1 मीटर हम ऊपर नहीं लेके आएंगे, चलो 0.5 मीटर अगर ऊपर आ रहा है ये ब्लॉक, क्योंकि जब ये रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा साथ साथ। और क्योंकि इसकी स्पीड जो है एंगुलर स्पीड वो आपकी 3 टाइम्स है, तो इसकी जो लीनियर स्पीड आएगी, क्योंकि दोनों का जो रेडियस है पुलिस का वो बराबर है, तो आप ये कह सकते हो ये धागे की जो लीनियर स्पीड बनेगी, जो ये ब्लॉक्स की जो ऊपर की तरफ स्पीड आएगी, अगर इस धागे की, इस ब्लॉक की जो स्पीड है वो v है तो इसकी v से 3 गुना ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर ये वाला जो ब्लॉक है ये अगर 0.5 मीटर ऊपर आ रहा है तो ये वाला जो ब्लॉक होगा दूसरे वाला, ये 0.5 इंटू 3, 1.5 मीटर ऊपर आना चाहिए। तो चलिए अब इसको जरा चेक करके देखते हैं। हमने यहां पे मोटर कनेक्ट किया, मोटर के साथ सप्लाई भी कनेक्टेड है, सप्लाई सिस्टम भी हमने कनेक्ट कर रखा है। तो अब सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसको कुछ हाइट प्रोवाइड करेंगे सो दैट हम इसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर सकें और उसके बाद हमें एक स्केल लगाना होगा और स्केल से फिर हम क्लियरली देख पाएंगे कि कितना कितना हाइट जो है, कौन कितना हाइट ऊपर उठा है। तो दोस्तों मेरे पास सेटअप रेडी है और इस बार हम एक स्केल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। स्केल का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इसकी हेल्प से हम ब्लॉक्स के लेवल को ऑब्जर्व कर पाएंगे। इनिशियली दोनों ब्लॉक का जो लेवल है वो 21 सेंटीमीटर पे है, आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे।
ऑलरेडी हमने मेजर कर लिया है। अब जब हम इस मोटर को ऑन करेंगे तो ये पुलीज आपकी रोटेट होंगी और आप जानते हो कि एक पुली जो है वो दूसरी से 3 गुना ज्यादा फास्ट होगी। जिसके ऊपर लोअर रेडियस है, जिसकी बड़ी रेडियस से छोटी रेडियस पे जो पुली आ रही है, उसकी जो शाफ्ट है वो 3 गुना तेजी से रोटेट करेगी। पुली की रेडियस तो दोनों की बराबर ही है, लेकिन पुली का जो ओमेगा होगा वो डिफरेंट होगा। तो आप ये कह सकते हो कि एक ब्लॉक जो है वो 3 गुना तेजी से ऊपर की तरफ उठेगा जैसे हम सप्लाई को ऑन करेंगे। तो हम इनिशियल लेवल दोनों का बराबर ले रहे हैं। अब सप्लाई को ऑन करते हैं और ब्लॉक्स को ऊपर आने देते हैं और किसी अगले इंस्टेंट पे इस सप्लाई को एक बार फिर से बंद करके इनका लेवल जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए जरा मैं सप्लाई को ऑन कर रहा हूं। आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। तो यहां से मैं जरा सप्लाई को ऑन कर देता हूं। आप देख पा रहे होंगे। ओके, अब मैंने किसी रैंडम पॉइंट पे इसको रोक दिया है। अब यहां से हम इन ब्लॉक्स की फाइनल पोजीशन को अगर ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले लेफ्ट ब्लॉक को देखते हैं। लेफ्ट ब्लॉक का जो इनिशियल पोजीशन थी वो 21 सेंटीमीटर पे थी और अभी जो फाइनल पोजीशन है वो 34.2 सेंटीमीटर पे है। इसका मतलब 13.2 सेंटीमीटर इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो गई है। वहीं पे अगर मैं राइट ब्लॉक की बात करूं तो राइट ब्लॉक का भी जो इनिशियल लेवल था वो 21 सेंटीमीटर ही था और यहां पे आप फाइनल पोजीशन को अगर आप देखते हो तो फाइनल पोजीशन 60.6 सेंटीमीटर पे है। इसका मतलब है कि ये 39.6 सेंटीमीटर राइज हो गया है, ऊपर इसकी हाइट इंक्रीज हो गई है। जबकि जो लेफ्ट ब्लॉक है उसकी हाइट 13.2 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई है। तो क्लियरली जो राइट ब्लॉक है वो 3 गुना ज्यादा हाइट अटेन किया है, 3 गुना ज्यादा ऊपर आ गया है। और ऐसा इसलिए बिकॉज उसकी जो स्पीड है वो 3 गुना ज्यादा है। और 3 गुना ज्यादा स्पीड क्यों हुई? क्योंकि जिस पुली से आपका राइट ब्लॉक कनेक्ट है, जो राइट पुली है, उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो 3 टाइम्स ज्यादा है, जो कि हम ऑलरेडी जानते थे, जो कि हमने टिथ रेशियो से ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, या इनकी एक तरह से पुली की रेडियस से हमने इनको कैलकुलेट कर लिया था। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आया कि कैसे हम स्पीड को वेरी कर सकते हैं यूजिंग टिथ रेशियो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क को भी आप ऐसे ही चेंज कर सकते हो। जरा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में मिलते हैं और टॉर्क को ऑब्जर्व करते हैं। चलिए अब टॉर्क के वेरिएशन को ऑब्जर्व करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट सेटअप है। मैं आपको थोड़ा सा सेटअप एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। इस सेटअप में हमने 2 मोटर का यूज किया है। आप यहां पे क्लियरली देख भी पा रहे होंगे, एक मोटर इधर लगी हुई है, एक मोटर इधर लगी हुई है। दोनों ही मोटर सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे जो मोटर लगी हुई है उसके साथ हमने गियर सिस्टम को कनेक्ट कर रखा है और यहां पे जो मोटर लगी है उसमें गियर सिस्टम नहीं लगा हुआ है। उसमें डायरेक्ट जो रोटर होता है मोटर का, उसी के साथ हमने पुली कनेक्ट कर दी है। यहां पे पहले हमने गियर सिस्टम कनेक्ट किया, उसके बाद हमने जो शाफ्ट है उसके साथ पुली कनेक्ट की है। अब जो एक्चुअल स्पीड है मोटर के रोटर की, जो मोटर के अंदर आर्मेचर होता है या रोटर होता है, उस रोटर की जो एक्चुअल स्पीड होगी वो यहां पे बहुत ज्यादा होगी और यहां पे भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन आपको यहां पे जो शाफ्ट या पुली की जो स्पीड देखने को मिलेगी वो कम मिलेगी इस केस में। क्यों? क्योंकि इसमें हमने गियर सिस्टम लगा दिया है और हमने आरपीएम को कम कर दिया है। तो यहां पे क्योंकि आपने आरपीएम को कम कर दिया है तो यहां पे टॉर्क की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब टेंडेंसी टू रोटेट समथिंग वो यहां पे ज्यादा होगी। अब उसको हम कैसे चेक करेंगे कि वो टेंडेंसी ज्यादा है या कम है? उसको हम कैसे देखेंगे? तो उसको देखने के लिए हम एक 1 किलोग्राम के ब्लॉक को लिफ्ट करेंगे। हमारे पास एक 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, इसको हम एक स्ट्रिंग के थ्रू यहां पे बांधेंगे इस पे, और यहां पे भी नीचे 1 किलोग्राम का एक ब्लॉक लगाएंगे और उस 1 किलोग्राम के ब्लॉक को इन दोनों मोटर से लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे और दोनों मोटर पे सेम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो जब दोनों मोटर पे सेम वोल्टेज जाएगी तो देखते हैं कि भाई कौन सी मोटर 1 किलोग्राम को लिफ्ट कर पाती है। जिसमें ज्यादा टॉर्क डेवलप हो रखा होगा वो लिफ्ट कर जाएगी और जिसमें कम टॉर्क डेवलप हो रखा होगा वो लिफ्ट नहीं कर पाएगी। आप बोलोगे सर 1 किलोग्राम ब्लॉक का टॉर्क के साथ क्या लेना देना? जरा सोचिए, अगर 1 किलोग्राम के ब्लॉक को अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट कर रहा हूं, इसका मतलब स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन आएगी। जिस स्ट्रिंग से वो जो पुली के साथ वो अटैच्ड है, वो जो स्ट्रिंग है वो, तो उसमें एक टेंशन आएगी और टेंशन की वैल्यू क्या होगी? mg के बराबर, और m यहां पे 1 किलोग्राम है तो g के बराबर टेंशन आ जाएगी। वो जो टेंशन होगी वो इसकी जो एक्सल है, इसका जो शाफ्ट है, ये जो बीच वाला जो शाफ्ट है, उसके अबाउट एक टॉर्क क्रिएट करेगी। तो क्या ये मोटर इतना टॉर्क डेवलप कर पाएगी? उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं।
सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही होगा, यहां पे जो 1 किलोग्राम का ब्लॉक होगा उसकी वजह से टेंशन आएगी स्ट्रिंग में। वो जो टेंशन है वो इसकी जो सेंट्रल एक्सिस है, जो शाफ्ट है इसकी मिडिल वाली, उसके अबाउट टॉर्क क्रिएट करेगी। हालांकि यहां पे रेडियस क्योंकि कम है पुली की, तो आपको टॉर्क यहां पे कम डेवलप होगा 1 किलोग्राम के ब्लॉक की वजह से। जितना टॉर्क यहां पे डेवलप होगा उससे कम टॉर्क यहां पे डेवलप होगा। तो कोई बात नहीं, देखते हैं कि ये उतने टॉर्क को उठा भी पाती है कि नहीं उठा पाती। हालांकि हमने दोनों की रेडियस बराबर रखनी चाहिए थी सो दैट टॉर्क हमारा बराबर आता, बट कोई बात नहीं, देखते हैं कि ये उठा पाती है नहीं उठा पाती। सबसे पहले मैं आपको इनकी स्पीड चेक करा देता हूं। दोनों पे सेम वोल्टेज मैं अप्लाई करूंगा एंड उसके बाद जरा हम देखते हैं कि भाई इनकी स्पीड जो है वो डिफरेंट है या नहीं है, क्योंकि उससे हमें फिर टॉर्क का आइडिया लग जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब दोनों पे सेम वोल्टेज अप्लाई करोगे तो मोटर का जो रोटर है, क्योंकि दोनों मोटर सेम है, तो दोनों का मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो एक्चुअल इनके पीछे का जो रोटर है उसकी स्पीड सेम होगी दोनों ही केस में। बाहर वाली जो शाफ्ट है उसकी स्पीड डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज एक केस में हमने गियर लगा दिया ना। तो चलिए जरा सबसे पहले स्पीड ऑब्जर्व करते हैं। यहां पे हम दोनों ही मोटर के अक्रॉस सेम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। स्विच की हेल्प से एक बार पहले हम इस मोटर को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि इसका कितना आरपीएम आ रहा है। फिर उतनी ही वोल्टेज स्विच की हेल्प से इस मोटर पे अप्लाई करेंगे और इसकी भी आरपीएम को चेक करते हैं। और एक केस में हम दोनों को ही एक साथ ऑन करेंगे। स्पीड को ऑब्जर्व करने के लिए हमने यहां पे ब्लैक स्ट्रिप यहां पे लगाई है, सो दैट आप कैमरे में ब्लैक स्ट्रिप के रोटेशन को ऑब्जर्व कर सको और उससे स्पीड का आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं जरा सप्लाई को ऑन कर रहा हूं एंड इनके स्पीड को ऑब्जर्व करते हैं। तो ओके, ये मैंने सप्लाई फिक्स कर दी है। अब मैं यहां पे सप्लाई को चेंज नहीं करूंगा। अब मैं स्विच की हेल्प से बस मोटर पे जरा वोल्टेज को मैं अलग अलग मोटर पे अप्लाई करूंगा। तो फिलहाल इस मोटर पे वोल्टेज अप्लाइड है और आप देख सकते हो कि मोटर जो है वो रोटेट कर रही है, इसकी जो शाफ्ट है वो रोटेट कर रही है, लेकिन वो बहुत स्लो रोटेट हो रही है। ठीक है, अब इतनी ही वोल्टेज मैं दूसरी वाली मोटर पे अप्लाई कर रहा हूं। तो जब मैं इतनी ही वोल्टेज दूसरी वाली मोटर पे अप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हो कि ये जो मोटर है ये तो बहुत तेज रोटेट कर रही है। ठीक है, और ये जो मोटर है ये आपकी बहुत स्लो रोटेट कर रही है। अब हम जानते हैं पीछे से तो दोनों की स्पीड सेम ही है, बस इस गियर सिस्टम की वजह से इसकी स्पीड स्लो हुई है। क्योंकि आपने यहां पे ओमेगा को कम कर दिया है तो यहां पे टॉर्क की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, एक बार दोनों को हम एक साथ ऑन करते हैं, वो भी देख लीजिएगा। तो अब देखो हमने दोनों को एक साथ ऑन किया है, अब दोनों एक साथ रन कर रही हैं। ये काफी तेज है, ये काफी स्लो है। अब हम टॉर्क को जरा ऑब्जर्व करते हैं। इसमें टॉर्क ज्यादा डेवलप होना चाहिए, मतलब इसमें चीजों को रोटेट करने की जो टेंडेंसी होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए इसके कंपैरिजन में। अब सबसे पहले इसको जरा चेक करते हैं। तो मैं जरा 1 किलोग्राम के ब्लॉक को इसके साथ कनेक्ट करता हूं और कनेक्ट करने के बाद आपसे मुलाकात करता हूं। यहां पे हमने ब्लॉक्स को कनेक्ट कर लिया है, आप क्लियरली देख भी पा रहे होंगे। दोनों ही जो ब्लॉक्स हैं वो 1 किलोग्राम के हैं। हमने इनके मासेस को ऑलरेडी चेक कर लिया है। तो दोनों ब्लॉक 1 किलोग्राम के हैं और दोनों की पुली से हमने 1 किलोग्राम को कनेक्ट कर दिया है। अब हम दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि उठा पाते हैं कि नहीं पाते, इतना टॉर्क इनमें डेवलप हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। वैसे मैं बता दूं, यहां पे हमने स्ट्रिंग को थोड़ा सा हल्का रखा है सो दैट आप जो है ना टाइटनेस को फील कर पाओ। जैसे हम इसको ऑन करेंगे देखना आप हल्की सी टाइट होगी, इसका मतलब इसमें भी टॉर्क डेवलप होगा, बट वो इतना ज्यादा होगा कि इसको उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा वो जरा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। मैं जरा सप्लाई को ऑन कर रहा हूं। ओके, अब यहां से देखो ये टाइट हुआ है। ठीक है, आई होप आपने शायद ऑब्जर्व किया हो। अब जब मैं इसको और वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूं तो यहां पे आप थोड़ी बहुत हरकत देख रहे होंगे, लेकिन उधर वो रुका हुआ है। और यहां पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये आपका लिफ्ट कर रही है मोटर। इस केस में लिफ्ट हो रहा है, दूसरी केस में लिफ्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहां से आप इस चीज को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। ठीक है, अब जब मैंने बंद कर दिया इसको तो इसका अपना फोर्स भी है ना, उस फोर्स की वजह से रिवर्स टॉर्क लगता है, ये उसको उल्टा घुमा रही है और वापस ये इसको नीचे लेके जा रही है। ठीक है, तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि सेम वोल्टेज जब हम दोनों मोटर पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो मोटर है ये उतना टॉर्क डेवलप ही नहीं कर पा रही, लेकिन इस केस में स्पीड काफी ज्यादा थी। अगर मैं इस पे कम टॉर्क दूंगा ना तो क्या पता ये उसको उठा भी पाए।
इसका टॉर्क हैंडलिंग कैपेबिलिटीज कम है, यहां पे कम टॉर्क डेवलप हो रहा है क्योंकि यहां पे स्पीड बहुत ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी किस तरह की एप्लीकेशन है उसके हिसाब से आपको गियर सिस्टम को यूज करना है। अगर आपको टॉर्क की ज्यादा डिमांड है और आपको स्पीड नहीं चाहिए तो आपको आरपीएम को कम करना होगा। पीछे से मोटर की स्पीड उतनी ही है लेकिन आपको गियर लगा के उसकी स्पीड को कम करना होगा सो दैट आपको ज्यादा टॉर्क मिल सके। जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में भी एग्जांपल दिया था, जब आप बाइक को किसी हिल पे चढ़ाते हो, हाइट पे लेके जाते हो, तो आपको वहां पे टॉर्क की ज्यादा जरूरत होती है, आरपीएम की ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसलिए आप जो है छोटे गियर पे आते हो। छोटे गियर का आने का मतलब यही होता है कि आप बड़े टर्न से, बड़े टिथ से आप जो है और बड़े टिथ पे आते हो। तो उससे क्या हो जाता है, आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है और आपकी जो टॉर्क है वो बढ़ जाता है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन बताता हूं। यहां पे हमारे पास एक छोटी सी मोटर है, बिल्कुल छोटी सी, इनसे भी छोटी मोटर है। जो हमने यहां पे मोटर यूज कर रखी है इनसे भी बहुत ज्यादा छोटी मोटर है। इतनी छोटी कि अगर उसको आप बिल्कुल पकड़ भी लोगे ना उसकी शाफ्ट को तो वो रुक जाएगी। बहुत ही कम टॉर्क होता है। लेकिन हमने यहां पे एक गियर को कनेक्ट कर दिया उसके साथ। आप इवन फोटो में देख भी पा रहे होंगे, ये छोटी सी मोटर के साथ कुछ गियर सिस्टम कनेक्टेड है। अब एक काम करते हैं, इस मोटर को जरा ऑन करते हैं और इस मोटर के ऊपर 1 किलोग्राम का लोड अप्लाई करते हैं। देखते हैं कि ये छोटी सी मोटर क्या 1 किलोग्राम के ब्लॉक को उठा सकती है कि नहीं उठा सकती। तो चलिए दोस्तों, अब इस छोटी सी मोटर से 1 किलोग्राम के ब्लॉक को लिफ्ट करके देखते हैं। मैं आपको बता दूं, ये मोटर काफी छोटी है। इवन ये जो मोटर हमने यूज की है इससे भी छोटी है। इतनी छोटी है कि अगर इसके ऊपर मैं गियर मैकेनिज्म ना लगाऊं तो जो इसकी शाफ्ट होगी या इसका जो रोटर होगा उसको आप जस्ट टच करके भी रोक सकते हो, क्योंकि ये ज्यादा टॉर्क डेवलप नहीं कर पाती है। इसमें स्पीड आपको काफी ज्यादा मिल जाएगी लेकिन टॉर्क नहीं मिल पाएगा। तो टॉर्क ज्यादा लेने के लिए हमने यहां पे गियर मैकेनिज्म का यूज किया है और इससे हमने इसके आरपीएम को काफी कम कर दिया है। तो इससे हम ज्यादा टॉर्क ले पाएंगे। दूसरी बात, यहां पे हमारे पास 1 किलोग्राम का ब्लॉक हमने कनेक्ट किया है स्ट्रिंग की हेल्प से। तो 1 किलोग्राम की वजह से mg फोर्स आपका नीचे की तरफ लगेगा। अगर आप उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट कराना चाहते हो तो उसका mg फोर्स नीचे होगा और उतनी ही टेंशन स्ट्रिंग में डेवलप होगी। बिकॉज ऑफ दिस टेंशन, जो पुली हमने यूज की है इसकी जो सेंट्रल एक्सिस है जिसके अबाउट पुली रोटेट कर रही है, उस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एक टॉर्क डेवलप होगा। और वो टॉर्क कितना होगा? वो होगा mg इंटू जो उसकी डिस्टेंस होगी वो। तो अगर आप 1 किलोग्राम ब्लॉक को लिफ्ट करना चाहते हो तो आप एक काम कीजिए, पुली के साइज को भी छोटा कर दीजिए। जितना आपका पुली का साइज छोटा होगा उतना सेंट्रल एक्सिस से जो स्ट्रिंग है उसकी जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी और 1 किलोग्राम का जो ब्लॉक है वो कम टॉर्क डिमांड करेगा जो सेंट्रल एक्सिस है उसके अबाउट। तो इसका मतलब मोटर को भी फिर कम टॉर्क डेवलप करना होगा और उतना टॉर्क ये इजीली डेवलप कर लेगी। तो यहां पे हमने जानबूझ के जो पुली है उसको हमने छोटा रखा है, ज्यादा बड़ा नहीं रखा, क्योंकि जितना छोटी पुली होगी उतना मोटर को कम टॉर्क की जरूरत पड़ेगी लिफ्ट करने के लिए। आई होप आपको ये समझ आया। अब चलिए मैं जरा इसको सप्लाई को ऑन करता हूं और देखते हैं कि ये लिफ्ट कर पाती है कि नहीं कर पाती। ठीक है, तो सप्लाई ऑलरेडी हमारे कनेक्शन से रेडी है। तो यहां से मैं जरा वोल्टेज को राइज कर रहा हूं। अब आप देखिए, ये मैंने 1 वोल्ट लगाया बट 1 वोल्ट से ज्यादा उठ नहीं पा रहा है ये। ठीक है, इसका मतलब 1 वोल्ट पे ज्यादा टॉर्क डेवलप नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा वोल्टेज मुझे इंक्रीज करना होगा। तो फिलहाल यहां पे मेरे ख्याल से 2 वोल्ट अभी आपको सप्लाई नजर आ रही होगी। एंड 2 वोल्ट पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इस छोटी सी मोटर ने 1 किलोग्राम के ब्लॉक को लिफ्ट कर लिया है। ये इसलिए भी पॉसिबल हुआ क्योंकि पुली का जो साइज है वो बहुत छोटा है। अगर मैं पुली के साइज को बड़ा कर देता तो दिक्कत ये आती कि इसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट टॉर्क की ज्यादा जरूरत पड़ती और क्या पता उतना टॉर्क ये डेवलप ना कर पाती मोटर, इवन गियर सिस्टम लगाने के बाद भी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम जो है वो टॉर्क को डेवलप कर सकते हैं छोटी सी छोटी मोटर से भी। तो चलिए अब जरा वापस बोर्ड पे चलते हैं एंड कुछ और कंसेप्ट्स को समझते हैं। रिलेटिव मोशन की तरफ अब हम आगे बढ़ेंगे तो उसको भी जरा देखते हैं। तो मिलते हैं फिर बोर्ड पे। आपने देखा कि किस तरह से हम गियर सिस्टम की हेल्प से आरपीएम को चेंज कर सकते हैं एंड टॉर्क को चेंज कर सकते हैं। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनरल प्लेन मोशन की। जनरल प्लेन मोशन में हमारा रोटेशन भी होता है और ट्रांसलेशन भी होता है। जनरल प्लेन मोशन के अंदर हम रिलेटिव मोशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। मतलब सोचिए कोई रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी के ऊपर 2 पॉइंट हैं।
हम एक पॉइंट की वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट, और आगे चल के हम उस पॉइंट की एक्सेलेरेशन को भी देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट। और यही एक्सेलेरेशन आगे चल के आप देखिएगा टॉर्क में भी पार्टिसिपेशन दिखाएगी, एंड रोटेशनल मोशन के कुछ जो डीपर कंसेप्ट हैं उनको समझने में हमें हेल्प करेगी। तो चलिए जरा समझते हैं जनरल प्लेन मोशन फॉर ए रिजिड बॉडी। जनरल प्लेन मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। सोचिए मेरे पास एक रिजिड बॉडी है कुछ इस तरह की, मैं ऐसे कोई ब्लॉक ले लेता हूं, ऐसी कोई रिजिड बॉडी ले लेता हूं, और उस पर दो पॉइंट है। सोचिए एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर दिया। ये मेरी कोई रेफरेंस एक्सिस है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है ये, एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप मान लीजिए आपकी तरफ है, ठीक है। ऐसे ही फिर मैं जो ए पॉइंट है उसके भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर देता हूं, और ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने डिफाइन किया है एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम, ये अलाइन है आपकी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के साथ, इसके साथ, ठीक है। जैसे इधर एक्स कैप है तो इसका एक्स कैप प्राइम मैंने इधर लिया है। ये क्या है, ये है ए के रेफरेंस फ्रेम है भाई, ये ए की रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है। अब ये जो लेंथ है, इस लेंथ को, ये जो ए की जो पोजीशन है आप ये कह दीजिए, इसको मैं आर ए से दिखा रहा हूं, दिस इज आर ए, और बी पॉइंट की जो पोजीशन है उसको मैं आर बी से दिखा रहा हूं, दिस इज आर बी। और ये जो वेक्टर है इसको मैं बोलूंगा पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए की पोजीशन है बी के रेस्पेक्ट, क्योंकि बी से आप शुरू किए हो ना भाई, तो ए की पोजीशन है बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इस तरह से। या फिर आप अगर उल्टा दिखाते हो, अगर आपने एरो उल्टा दिखा दिया तो फिर आपको ये भी उल्टा करना पड़ेगा। मतलब अगर आप ऐसे दिखाते हो तो आपको फिर लिखना होगा ये आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। एक ही बात हो, तो किधर आप एरो दिखा रहे हो उसके हिसाब से आप देख लो कहां से आपने शुरू किया है। तो ए से अगर आप बी पे जा रहे हो तो ये जो पोजीशन है ये बी की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अब अगर मैं यहां से आर बी को डिफाइन करूं, तो आर बी को कैसे डिफाइन करोगे भाई, आप इसको वेक्टर के हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो। पहले आप इधर चलो, फिर आप यहां से यहां पे चलो, तो आप यहां पे अल्टीमेटली बी पॉइंट पे पहुंच जाओगे। देखो बी पॉइंट पे पहुंचने के क्या रास्ते हैं, एक तो ऐसे डायरेक्ट आ जाओ आर बी, ओरिजिन से आप डायरेक्ट यहां पे आ जाओ आर बी, ठीक है, तो बी पॉइंट पे पहुंच जाओ। या फिर आप क्या करो, पहले ए पे चलो आर ए, और उसके बाद उसमें ये और ऐड कर दो। ये क्या है बताओ जरा, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इस तरह से आप जो है आर बी को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने कुछ पोजीशंस को डिफाइन किया है। अब सोचिए ये जो रिजिड बॉडी है ये मूव कर रही है, और मूव करके ये समवेयर कहीं यहां पे आ गई है, ऐसे आ गई है, इसकी पोजीशन जो है वो बदल गई है, और वो अब यहां पे आ गई है, ठीक है। ये पॉइंट मेरा ए हो गया, ये पॉइंट मेरा बी हो गया। अब सुनिए, जो ए पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो तो वही रहेंगी, वो ट्रांसलेट कर रही है भाई, मतलब ए की जो डायरेक्शंस हैं वो वैसी की वैसी रह रही हैं, जो रेफरेंस डायरेक्शन ए के रेस्पेक्ट में है। ए ने अपनी कोई रेफरेंस एक्सिस डिफाइन की थी भाई, इधर मेरा एक्स है, इधर मेरा वाई है, तो ये जो रेफरेंस एक्सिस है ये ट्रांसलेट हुई है, ये बस डायरेक्शन, ये रोटेट नहीं हुई, ध्यान रखना। ये जो रेफरेंस एक्सिस है ए की, ये ट्रांसलेट हुई है, बस यहां से यहां पे पहुंच गई है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव की है, बट उनकी डायरेक्शन नहीं बदली है। मतलब एक्स कैप इधर था, एक्स कैप अभी भी इधर ही है। तो एक तरह से ए की जो रेफरेंस फ्रेम है वो ट्रांसलेट कर रही है, ठीक है। ए यहां पे आ गया, बी यहां पे आ गया आफ्टर सम टाइम। तो अब अगर मैं इनकी वेलोसिटी को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा भाई, मतलब अगर मुझे लिखना हो कि भाई वेलोसिटी ऑफ बी जो आएगी वो क्या आएगी, या वेलोसिटी ऑफ ए जो आएगी वो क्या आएगी, उसको अब हम कैसे देखेंगे। तो उसके लिए आप ये देखिए, इसका डेरिवेटिव लीजिए। अगर इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या बनेगा बताओ जरा, डी आर बी बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर ए बाई डी टी प्लस डी आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बाई डी टी। इस तरह से लिख सकते हो भाई, किसी का एतराज तो नहीं है। अब जरा देखो ये क्या चीज है, ये बन गया वेलोसिटी ऑफ बी, ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है भाई, ध्यान रखना, ये एक तरह से एब्सोल्यूट वेलोसिटी है बी पॉइंट की, ठीक है। तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी
विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए। इनको आप विद रिस्पेक्ट टू ओ भी लिख सकते हो, ये जो ओ पॉइंट है ना इसके रेस्पेक्ट में लिख सकते हो, जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में लिख सकते हो। तो चाहे आप विद रिस्पेक्ट टू ओ लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओ कि ये विद रिस्पेक्ट टू ओ ही है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटीज है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विल बी, जो बी पॉइंट है इसकी जो वेलोसिटी है वो होगी वेलोसिटी ऑफ ए प्लस, यहां से बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे, और ये क्या बनेगी, ये बनेगी वीबी माइनस वी ए। इस वी ए को अगर आप इधर ले आओगे तो वीबी माइनस वी ए हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना यहां पे एक तो दोनों पॉइंट रिजिड बॉडी पे लाई कर रहे हैं, दूसरा हम ए की जो रेफरेंस फ्रेम है उसको ट्रांसलेटिंग मान रहे हैं। हम मान रहे हैं कि ए की जो रेफरेंस फ्रेम है वो ट्रांसलेट हो रही है, ठीक है। अब जरा देखिए, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गई। अब अगर मैं इस पे ध्यान दूं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रेस्पेक्ट में बी की क्या वेलोसिटी होगी ये कैसे देखें, उसको हम कैसे समझे। तो उसको समझने के लिए एक काम कीजिए, पहले ये पोजीशन थी, अब ये पोजीशन है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं बिल्कुल वर्टिकल ही इसको यहां पे ए को दिखा देता हूं 1 मिनट के लिए। अगर मैं सिंपल वर्टिकल तरीके से ए को दिखाऊं, मतलब ये रिजिड बॉडी को दिखाऊं, तो ऐसे मुझे दिखानी होगी भाई, ठीक है। इस तरह से हमें रिजिड बॉडी दिखानी होगी, ये ए और ये बी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये वर्टिकल ही रहती तो इसका मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन ही था। जरा ध्यान से देखिए कैसे, ये ए पॉइंट जो है वो यहां से यहां पे मूव कर गया और बी पॉइंट यहां से यहां पे मूव कर गया। इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा। अगर ये रिजिड बॉडी बिल्कुल ऐसे रहती तो इसका मतलब सिर्फ ट्रांसलेट हो रही है, ये रिजिड बॉडी सिर्फ आगे जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि ये जो पॉइंट है यहां पे ना होके यहां पे आ गया है। इसका मतलब ये हुआ है कि ए के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट जो है रोटेट भी हुआ है, ये रोटेट भी हुआ है भाई, ठीक है। तो एक काम कीजिए, ए की जो वेलोसिटी है, अगर ये सिर्फ ऐसे जाता तो ए की जो वेलोसिटी होती वही बी की वेलोसिटी भी होती भाई, सीधी बात है। अगर ये जो बॉडी है, ये बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट होती तो इसका मतलब ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी बराबर होती भाई, वी बी इज इक्वल टू वी होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि बी जो है वो आगे गया है हल्का सा। तो इसका मतलब है इस ए को क्या लग रहा होगा, ए को लग रहा होगा कि भाई बी जो है अगर ट्रांसलेट होता तो मेरे सामने ही रहता। अब ए को लगेगा कि ये कुछ रोटेट भी कर गया है। इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर मुझे देखनी होगी ना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर मुझे निकालनी होगी तो वो क्या होगी बताओ जरा। वो होगी इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी ना, इसका कुछ ओमेगा आ गया होगा इसके पास। भाई ए को तो यही लगेगा कि ये रोटेट हुआ है कुछ, ठीक है। ए को लगेगा कि मेरा पॉइंट तो फिक्स ही है, मैं तो फिक्स ही हूं, बी जो है वो यहां से यहां पे रोटेट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये लिखोगे फिर, ठीक है। तो इसका मतलब है जो बी पॉइंट की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी आएगी वो आएगी वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये हमारे पास क्या आएगी, वेलोसिटी निकल के आएगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे मैंने इस चीज को यहां से डिराइव किया है, ठीक है। तो जब भी आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो विद रिस्पेक्ट टू ए या बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जो हमारा बी की लेंथ है या ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा उतनी रह रही है। यहां पे सिर्फ क्या हुआ है, रोटेशन हुआ है। एक तरह से आप ये कह सकते हो आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की डायरेक्शन बदली है। जब आप यहां पे इसका डेरिवेटिव ले रहे हो ना, तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदला, उसकी डायरेक्शन बदली है। और कैसे डायरेक्शन बदली है, सर्कल में चेंज हुआ है ना। तो जो सर्कुलर मोशन वाला होता है उसमें जैसे वो आर वेक्टर बदलता है ना, भाई ये रेडियस ही तो होगी ना। सोचिए ये आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए रेडियस ही तो होगी, तो रेडियस यहां से यहां पे चलेगी, वो सर्कल में मूव कर गया, तो उसका जो डेरिवेटिव लेते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ओमेगा आ जाता है उसका, ठीक है। आपको याद होगा डेरिवेटिव हमने पहले एपिसोड में लेके दिखाया था आपको, आर कैप का जो डेरिवेटिव था, ये वही चीज है। यहां पे मैग्नीट्यूड तो इसका बदला ही नहीं, केवल डायरेक्शन बदली भाई, तो उसकी वजह से ये फैक्टर आया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम एब्सोल्यूट वेलोसिटीज को लिखेंगे। ऐसे ही अगर मैं ए के रेस्पेक्ट बी के रेस्पेक्ट में देखता, मतलब अगर मैं ऐसे लिखता कि वेलोसिटी ऑफ ए जो होगी वो क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब जरूर नहीं आप ए के रेस्पेक्ट में देखो, बी के रेस्पेक्ट में देख लो। तो बी जो है वो यहां से यहां पे आ रहा है डायरेक्ट, तो बी को लगेगा कि भाई अगर ये ट्रांसलेट करता, अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं तो जरा समझिए, अब ये कहानी थोड़ी उल्टी है। अब बी के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, जरा उसको भी मैं समझा देता हूं, ठीक है। अगर आप बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो पहली बात तो बी की जो एक्सिस है ना,
उनको आप ट्रांसलेटिंग मान के चलो, इसकी एक्सिस एक्स प्राइम वाई प्राइम ले लो, यहां पे भी एक्स प्राइम वाई प्राइम ले लो, मतलब वो सिर्फ ट्रांसलेट कर रही हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, एक्सिस रोटेट नहीं हो रही, ठीक है। बी की जो डायरेक्शंस हैं वो फिक्स है, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में देखता उसी चीज को, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई ये पहले यहां पे थी, अब जो है अगर ये सिर्फ ट्रांसलेट करती तो बी को लगता कि भाई यहां से यहां पे आ जाना चाहिए था, बस ये रिजिड बॉडी ऐसे आ जानी चाहिए थी। बी के रेस्पेक्ट में अगर सिर्फ ट्रांसलेट होता तो ऐसे आ जाना चाहिए था, ठीक है। ये मेरा बी हो गया, ये मेरा ए हो गया, ठीक है। इसका मतलब है ये पॉइंट जो है, एक मिनट रुको जरा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये यहां पे आ गया, ठीक है, और ये पॉइंट कहां आना चाहिए था, ये पॉइंट यहां पे आना चाहिए था, ठीक है। तब तो सिर्फ ट्रांसलेट होती बॉडी, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि बी को लग रहा है कि भाई यहां पे तो नहीं आया ये पॉइंट, इसका मतलब ये पॉइंट तो पीछे चला गया, तो बी को लग रहा है कि ए जो है वो रोटेट हो रहा है ओमेगा से इधर गया है, और क्योंकि ये जो लेंथ है ये आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो गया है, तो इसको ओमेगा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिख सकते हो इस चीज को। तो इसका मतलब है अब जो वी ए जो होगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए जो होगी वो होगी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आई होप आपको समझ आया कि कैसे हम इस रिलेशन को लिखते हैं, ये कहां से बनी है ये रिलेशन, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, अब इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। जरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो नहीं, मैं आपको क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम सर्कुलर मोशन में काफी कर चुके हैं, तो मैं एक तरह से रिवाइज करवा रहा हूं आपको, ठीक है। जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई हमारे पास कोई ऐसे कोई डिस्क है और ये हमारे पास कोई सरफेस है, और ये जो डिस्क है ये रोल कर रही है इसके ऊपर, और यहां पे प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग। अब आपको प्योर रोलिंग मैंने समझाई थी भाई, ठीक है, प्योर रोलिंग हो रही है। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होगा कि भाई जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है यहां पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, इसका मतलब इस कॉन्टेक्ट पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड 0 है, ठीक है। कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड वो 0 है, ठीक है। और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो मान लीजिए ओमेगा है। आपको बताना है ये पॉइंट है ए, चलो नीचे वाले को मैं ए बोल देता हूं, इस पॉइंट को बी बोल देता हूं, और इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं, और इसकी रेडियस है भाई आर, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, आर। अपने को बताना है कि भाई इस बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या आएगी और सी पॉइंट की वेलोसिटी क्या आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू सम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एक्स कैप एंड वाई कैप, ठीक है। और ये रिजिड बॉडी के ऊपर लाई कर रहे हैं तीनों पॉइंट, ध्यान देना। अब यहां पे क्योंकि प्योर रोलिंग है तो ए पॉइंट की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो 0 होगी, और ग्राउंड को हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मान रहे हैं, फिक्स मान रहे हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो यहां पे जो वेलोसिटी आएगी ए पॉइंट की वो 0 होगी, ये हमें पता है। ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो 0 है, ये दे दिया आपको, ठीक है। अब क्योंकि यहां पे प्योर रोलिंग हो रही है और नीचे ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड रुका हुआ है ऐसे समझिए, ठीक है। तो ग्राउंड के ऊपर जब प्योर रोलिंग होगी तो ग्राउंड के साथ जो टच में जो पॉइंट होगा ना उसकी वेलोसिटी भी 0 होगी, रिलेटिव वेलोसिटी वहां पे 0 होती है, ठीक है। तो यहां पे वी ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0। ना कोई वर्टिकल वेलोसिटी होगी ना कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी ए पॉइंट की, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसकी। अब हमें निकालना है बी पॉइंट की वेलोसिटी, हमें बताना है वीबी की वेलोसिटी क्या होगी एंड वीसी की वेलोसिटी क्या होगी। तो रिजिड बॉडी के ऊपर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो जरा देखिए, अगर मैं वीबी को लिखूंगा तो वीबी विल बी इक्वल टू वी ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे लिखोगे भाई, रिलेटिव वेलोसिटी यही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, मैं ये मान के चला हूं कि बी के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं या ए के जो कोऑर्डिनेट जो है, ए के जो खुद के कोऑर्डिनेट है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हो ना आप, तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स कैप प्राइम एंड वाई कैप प्राइम जो होंगे वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, बस रोटेट नहीं कर रहे, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो जरा देखिए, अब यहां पे अगर मैं वीबी को लिखूंगा तो वी ए तो खैर 0 ही हो गया, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, वीबी इज इक्वल टू वी ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सही है भाई। और आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ये होगा ए के रेस्पेक्ट में आर की वैल्यू जो है, मतलब ए के रेस्पेक्ट में बी की जो पोजीशन आएगी वो आएगी, जो भी इसकी रेडियस होगी आर, कैपिटल आर, और ये किधर की तरफ होगा,
अगर मैं इधर एक्स कैप बोल रहा हूं, उधर वाई कैप है, तो इसको मैं जे कैप लिख देता हूं। तो ये बन जाएगा आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और ओमेगा की डायरेक्शन किधर होगी, ओमेगा क्योंकि इधर है, अंदर की तरफ आएगी ओमेगा। तो ओमेगा को अगर आपको दिखाना होगा तो इसको मैं ओमेगा नोट लिख देता हूं। तो ये है ओमेगा नोट, और डायरेक्शन किधर बताओ जरा, माइनस जेड कैप, माइनस जेड कैप, क्योंकि देखो ना एक्स इधर है, वाई इधर है, तो जेड कैप बाहर की तरफ है, लेकिन ओमेगा तो अंदर की तरफ है ना भाई, तो इसलिए माइनस जेड कैप लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब जरा देखो, तो वीबी की वेलोसिटी, जो बी पॉइंट की वेलोसिटी आएगी, उसको कैसे लिख सकते हैं, वी ए तो मेरा 0 हो गया, तो वीबी विल बी इक्वल टू 0 प्लस, अब बताइए क्या बनेगा, ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ओमेगा की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा नोट जेड कैप क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या बनेगा, आर जे कैप। तो ये बन जाएगा ओमेगा नोट आर और जेड कैप क्रॉस जे कैप, ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस आई कैप, और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो आई कैप आ जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी जो आएगी वो आर ओमेगा नोट आएगी, जो बी पॉइंट की वेलोसिटी आएगी वो आर ओमेगा नोट आएगी। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये आपका आई कैप बाहर की तरफ इधर चल रहा होगा, और क्या किस वेलोसिटी से चल रहा होगा, इस वेलोसिटी से चल रहा होगा। इसका मतलब जैसे ही आगे रोल करेगा ये पॉइंट आपका बीच में ऐसे चलता रहेगा, ये ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेट करेगा, इस पॉइंट की जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, ऐसे अगर मुझे सी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे भाई, सी पॉइंट की अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ सी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ओमेगा क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है भाई, ये होगा। अब वेलोसिटी ऑफ ए तो क्या हो गया मेरा 0 हो गया, प्लस क्या लिखोगे बताओ जरा, प्लस यहां पे देखो ओमेगा क्रॉस करना है ना अपने को, तो ये क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये बन जाएगा ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट एंड माइनस के साथ के कैप, ठीक है, या जेड कैप कर दो, ये की बात है, जेड कैप क्रॉस वेलोसिटी ऑफ नहीं भाई ये आर आएगा ना, माफ कीजिएगा, ये आर आएगा, आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या बनेगा, 2r j कैप, 2r j कैप। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा नॉट r i कैप। इसका मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसकी वेलोसिटी से डबल होगी। ठीक है, इस इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी, ऊपर वाले की जो वेलोसिटी होगी वो नीचे वाले इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में डबल होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया। अब इसी पे डिफरेंट क्वेश्चंस बना सकते हो आप लोग। ठीक है, ये तो मैंने प्योर रोलिंग का एक केस आपको बता देगी कैसे प्योर रोलिंग के केस में हम सोल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए, प्योर रोलिंग का होता है स्लिपिंग नहीं हो रही सरफेसेस के बीच में। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास एक डिस्क है और उसके साथ यहां पे भी एक और हमने डिस्क लगा रखी है। ठीक है, ऐसे डिस्क लगा रखी है, इसकी रेडियस मान लीजिए r है और इसकी रेडियस मान लीजिए ये r है, ये 2r है, ऐसे ले लो। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसका सेंटर और इसका सेंटर जो है वो ऐसे एक रोड के थ्रू यहां पे अटैच कर दिया। ठीक है, ऐसे रोड के थ्रू अटैच कर दिया। ठीक है भाई, इस पॉइंट को हमने फिक्स रखा है। ठीक है, और हम इस रोड को रोटेट कर रहे हैं ओमेगा नोट एंगुलर वेलोसिटी से। ये पॉइंट हमारे पास फिक्स्ड है। ठीक है, और यहां पे ये आई कैप डायरेक्शन है, ये जे कैप डायरेक्शन है। ठीक है, ऐसे है, और यहां पे हो रही है प्योर रोलिंग, यहां पे हो रही है प्योर रोलिंग। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो डिस्क होगी ये किस स्पीड से इसकी क्या ओमेगा आएगा इस डिस्क का, ये इसके ऊपर रोल करेंगे ना, इस बड़े पहिए के ऊपर ये छोटा पहिया रोल करेगा ना, तो आपको बताना है इसका ओमेगा 1 जो है वो क्या निकल के आएगा। ठीक है, इसका क्या एंगुलर वेलोसिटी आएगी, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करें भाई, सबसे पहले जरा देखिए, ये रिजिड बॉडी को देखो, ये पॉइंट फिक्स है और ये पॉइंट आगे जा रहा है ओमेगा नोट से। तो इस पॉइंट की मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालूं आगे की तरफ, इस पॉइंट को मैं पी पॉइंट बोल देता हूं, तो जो वीपी होगी वो निकाल लेते हैं। वीपी विल बी इक्वल टू, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है आगे की तरफ वो हमें पता चल गया, वो बन जाएगी आपके पास 3r, r ये और 2r ये, तो 3r इंटू ओमेगा नोट, ये वेलोसिटी आएगी आगे की तरफ। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो डिस्क है ना ऊपर वाली, अच्छा ये पहिया फिक्स है भाई, ये नीचे वाला ये पहिया फिक्स है,
ये रुका हुआ है, ठीक है, ये नीचे वाला जो सर्कुलर जो है ना ये रुका हुआ है, ठीक है, ये नहीं रोटेट कर रहा, ठीक है, ये रुका हुआ है। तो अब जरा देखिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ऊपर वाला छोटे वाला पहिया है जिसकी रेडियस r है, उसका जो बीच वाला पॉइंट है ये आगे की तरफ जा रहा है 3r ओमेगा नॉट से, और ये इसका नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है। इस नीचे वाले पॉइंट को मैं कोई नाम दे देता हूं a। अब क्योंकि इस पॉइंट पे प्योर रोलिंग है और नीचे वाला पहिया मूव नहीं कर रहा है, नीचे वाला पहिया कोई रोटेशन नहीं दिखा रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि इस नीचे वाले पहिए की वेलोसिटी 0 होगी। ये नीचे वाला जो पहिया है यहां पे, इसकी वेलोसिटी यहां पे 0 है, तो ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी आगे की तरफ। तो इसका मतलब VA की जो वेलोसिटी आएगी इट हैज टू बी 0, और ये पॉइंट है मेरा P। तो अगर मैं इस रिजिड बॉडी के ऊपर रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल करूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा VP इज इक्वल टू VA प्लस वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A, ऐसे लिखूंगा। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, VP इज इक्वल टू VA प्लस ओमेगा क्रॉस R ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A। सही है, अभी ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। ओमेगा नॉट या ओमेगा 1 कर दो अब यहां पे, क्योंकि मुझे इसका ओमेगा पता नहीं है अभी। अच्छा, VP मुझे पता है, VA की वैल्यू भी मुझे पता है, ये 0 है, और VP की वैल्यू है 3R ओमेगा नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा 1। ओमेगा 1 मान लीजिए मेरा ओमेगा है, और किस तरफ है इसकी डायरेक्शन बताओ जरा, माइनस के कैप की तरफ है, ठीक है, इधर ले रहा हूं ना मैं, तो अंदर की तरफ है ना, तो माइनस के कैप क्रॉस R ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A के रेस्पेक्ट में P की जो पोजीशन है, तो ऊपर जे कैप की तरफ आएगी, और कितनी होगी R जे कैप, ठीक है। तो क्या बन गया ये बताओ जरा, ये बन गया ओमेगा 1 इंटू R, ओमेगा 1 इंटू R, और के कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो माइनस आई कैप, और एक माइनस पहले से है तो ये आई कैप आ गया, और ये तो पहले से ही आई कैप की तरफ था, इसकी वेलोसिटी तो आई कैप की तरफ थी ना भाई, तो इसको आप आई कैप ही लिख दो ना। तो आई कैप से आई कैप हट जाएगा ना दोनों का, और इधर क्या बन जाएगा ओमेगा 1 इंटू R, और इधर बन जाएगा 3R ओमेगा नॉट, ठीक है। R से R कट गया, इसका मतलब ओमेगा 1 की जो वैल्यू आएगी इट कम्स आउट टू बी 3 ओमेगा नॉट। आई होप आपको समझ आया। इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी निकल के आएगी वो 3 ओमेगा नॉट के बराबर आएगी। ये ओमेगा नॉट से जब इसको हम रोल करेंगे, इसको ओमेगा नॉट से रोल करेंगे, तो ये जो रोल करेगा ये 3 गुना से रोल करेगा, 3 ओमेगा नॉट से रोल करेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा सोचिए, हम इसको ओमेगा 1 से रोल कर रहे हैं, और ये जो है ये नीचे वाली जो ये है, ये मान लीजिए कुछ ओमेगा नॉट बाई हाफ से रोल कर रहा है, ओमेगा नॉट बाई हाफ इससे रोल कर रहा है, और यहां पे भी प्योर रोलिंग है, और यहां पे भी प्योर रोलिंग है। अब अगर मुझे ओमेगा 1 बताना होता तो क्या करते हैं, ठीक है, जरा सोचिए। हो क्या रहा है, सुनिए, हो ये रहा है कि ये जो रिजिड बॉडी है ये ओमेगा नोट से हम इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे, और ये जो डिस्क है ना ये भी रोटेट कर रही है ओमेगा नोट बाई 2 से। अब अपने को क्या करना है, अपने को इसका ओमेगा 1 बताना है, ठीक है, और यहां पे प्योर रोलिंग है इन दोनों सर्फेसेस के बीच में, और इन दोनों के बीच में प्योर रोलिंग है। तो इसको हम कैसे करें, ये अगेन एक इंटरेस्टिंग सवाल बन गया है। तो जरा देखिए, अगेन यहां पे रिलेटिव मोशन का सहारा लेंगे, ठीक है। तो जरा देखिए कैसे करेंगे, तो समझिए कि रिलेटिव मोशन कैसे यूज हो रहा है यहां पे, ठीक है। सबसे पहले तो ये पॉइंट है P, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं Q, और ये पॉइंट है मेरा A, ठीक है। तो पहले तो VQ निकालते हैं। नीचे 0 है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जो है ना 0 होनी चाहिए। इस पॉइंट को मैं B पॉइंट बोल देता हूं, तो B पॉइंट की वेलोसिटी क्या बनेगी, VB एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट VB की वैल्यू आएगी 0। तो VQ क्या बनेगा, VQ इज इक्वल टू VB प्लस वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू B, ऐसे बनेगा भाई। और VB की वैल्यू है 0, ये हमारे पास 0 आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ Q पॉइंट क्या बनेगी, इस Q पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू B, और वो क्या बनेगी, वो बनेगी किस स्पीड से, किस एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, ओमेगा नॉट बाई 2 से, ओमेगा नॉट बाई 2 माइनस के कैप, ठीक है, माइनस के कैप है ना, ये डिस्क देखो ना किससे कर रही है, ओमेगा नॉट बाई 2 से, क्रॉस R ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू B, R ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू B इज 2R जे कैप। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, और ये बन जाएगा ओमेगा नॉट R आई कैप, ठीक है। तो ये बन गया VQ। हमें पता चल गया कि ये जो Q पॉइंट है ना ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आगे की तरफ इसकी वेलोसिटी पता चल गई हमें। अब आइए P पॉइंट की वेलोसिटी निकालते हैं। इस वर्टिकल जो रिजिड बॉडी है ना इसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं। ये भी तो एक रिजिड बॉडी है ना, रोड जो लगी हुई है ये रिजिड बॉडी है। तो आप बोलोगे कि VP इज इक्वल टू VQ, VQ इज दिस,
प्लस इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ओमेगा नोट दे रखा है, ओमेगा नोट माइनस के कैप क्रॉस इसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक की वो कितनी बताओ जरा, 3r जे कैप, r ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q, वो 3r हो गया ना भाई, तो 3r जे कैप। तो ये क्या बन गया बताओ जरा, vp विल बी इक्वल टू vq कितना है बताओ जरा, vq इज हमने निकाला भाई ओमेगा नोट r, ठीक है, ओमेगा नोट r आई कैप, एक बार देख लो भाई, ओमेगा नोट r आई कैप, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस 3 ओमेगा नोट आई कैप। इसका मतलब ये हो गया 4 ओमेगा नोट r, सही है भाई, और आई कैप। तो पॉइंट P की वेलोसिटी मेरे पास आ गई है, जो पॉइंट P है ये वाला पॉइंट जो है, इसकी वेलोसिटी मुझे पता चल गई। अब एक काम करो, इसको उठा लो बस आप। अगर मैं इसको उठा के लाऊंगा तो इसका जो बीच वाला पॉइंट है पॉइंट P, उसकी वेलोसिटी मुझे पता है 4 ओमेगा नोट r आई कैप। अब इसका जो नीचे वाला पॉइंट है जिसको हम पॉइंट A बोल रहे हैं, इस पॉइंट की क्या वेलोसिटी है, जो नीचे वाले डिस्क की वेलोसिटी होगी ना वही ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी होगी। नीचे वाले डिस्क की क्या वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट को मैं नीचे वाले डिस्क पे ले लूं, ये पॉइंट को एक बार, क्योंकि ए पॉइंट बिल्कुल टच वाला, जो टच कर रहा है वो वाला पॉइंट है, तो अगर नीचे वाला जो डिस्क है उसके हिसाब से अगर मैं ए पॉइंट की वेलोसिटी निकालूं तो VA हैज टू बी इक्वल टू VB प्लस ओमेगा क्रॉस R ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ओमेगा नहीं ओमेगा नॉट क्रॉस, ठीक है, यही बनेगा भाई। VB तो मेरा 0 है, मैं नीचे वाले डिस्क के रेस्पेक्ट में इस A पॉइंट की निकाल रहा हूं पहले वेलोसिटी, तो B पॉइंट की वेलोसिटी तो 0 हो गई, प्लस ओमेगा नॉट माइनस के कैप क्रॉस ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, वो कितनी लेंथ है बताओ जरा, 2r जे कैप, 2r जे कैप। तो क्या बन गया बताओ जरा, ये बन गया 2 ओमेगा नॉट r आई कैप, ये बन गया वेलोसिटी ऑफ A। ये जो छोटे वाले ये जो बड़ी वाली डिस्क है, इसका जो टॉप पॉइंट है उसकी वेलोसिटी मुझे पता चल गई, वो आगे की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस छोटी वाले डिस्क के ऊपर जो जस्ट टच वाला पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी भी आगे की तरफ क्या रहनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों पॉइंट की भी 0 होनी चाहिए ना, कांटेक्ट की जो रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब नीचे वाली जो डिस्क है जो आगे जा रही है उसी वेलोसिटी से आपका ये जो ऊपर वाली जो डिस्क है ना वो भी जानी चाहिए, तभी तो रोलिंग आपकी जो है वो खत्म होगी, बोलिए ना, ठीक है, तभी तो आपकी रोलिंग खत्म होगी भाई, प्योर रोलिंग तभी तो बन पाएगी, नहीं समझे। तो इसका मतलब इस A पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है बताओ जरा, 2 ओमेगा नॉट r, ठीक है, 2 ओमेगा नॉट r आई कैप, सही है, क्लियर हुआ, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखिए। तो ये हमें पता चल गया। अब जरा सोचिए, यहां पे ये पॉइंट है P और A पॉइंट की वेलोसिटी मुझे पता है, तो अगर मैं अब छोटी वाली डिस्क को सोचूं तो छोटी वाली डिस्क में मुझे लिखना होगा VP इज इक्वल टू VA प्लस इसकी वेलोसिटी मेरे पास कितने हैं, ओमेगा 1, छोटे वाले की ओमेगा 1 माइनस के कैप मान रहा हूं मैं इसको, ठीक है, माइनस के कैप क्रॉस R ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A, यही बनेगा भाई। और VA की वेलोसिटी क्या है, वो है 2 ओमेगा नॉट R आई कैप, ठीक है। A पॉइंट की वेलोसिटी तो इस डिस्क से हमने निकाल ली, ठीक है। अच्छा यहां पे क्या बन जाएगा, प्लस बनेगा, क्योंकि R ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A देखो क्या है, R ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A, यहां पे देखो P विद रिस्पेक्ट टू A, यही तो लेंथ है भाई। तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी R जे कैप, ठीक है। अच्छा मैंने एक गड़बड़ कर दी भाई, R ऑफ B नहीं VA की वैल्यू अगर मुझे लिखनी होगी तो क्या लिखना होगा बताओ, VB प्लस ओमेगा क्रॉस R ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B लिखना है पहली बात तो, R ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है, ये आएगा R ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, और ये टोटल 4R आएगी भाई, ठीक है, ये आएगी 4R, ठीक है। तो यहां पे ये 4 आएगा, ठीक है। VA की जो वेलोसिटी आएगी ना, A पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी वो क्या निकल के आएगी बताओ जरा, एक बार चेक करो मैंने सही किया है क्या, अरे नहीं भाई ओमेगा नोट, एक मिनट यहां पे मैंने मिस्टेक कर दी ना, एक मिनट, VA को दोबारा निकालते हैं, ठीक है, VA को दोबारा निकालते हैं, ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो VA क्या होगा, VA विल बी इक्वल टू VB प्लस इस डिस्क की जो स्पीड है वो कितनी है, वो है ओमेगा नोट बाई 2, ओमेगा नोट बाई 2 माइनस के कैप क्रॉस R ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। और R ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या आएगा, 4R जे कैप, ठीक है। और VB की वैल्यू तो 0 होगी, तो क्या बन गया, ये बन गया 2R ओमेगा नोट आई कैप, ठीक है, ये बनेगा भाई VA बनेगा मेरे पास 2R ओमेगा नोट आई कैप, ये ठीक लिखा है भाई मैंने, ठीक है। VA मैंने सही लिखा है, वो पता नहीं कैसे सही किया था या गलत किया था मुझे याद नहीं है, बट यही आएगा, ठीक है।
अब सुनिए, अब जो P पॉइंट की वेलोसिटी है, अब इस डिस्क पे आ जाओ ना भाई, वो इस तरह से आप लिखोगे। तो इसमें A पॉइंट की वेलोसिटी मुझे पता चल गई है, ठीक है, बड़ी वाली डिस्क की हेल्प से हमने A पॉइंट की वेलोसिटी निकाल ली है। अब क्योंकि यहाँ पे प्योर रोलिंग है तो इसका भी ऊपर वाला जो पॉइंट होगा वो भी A ही मानेंगे उसको, और उसकी भी वेलोसिटी यही आएगी आई कैप की तरफ। और VP की हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है। अभी VP की क्या वेलोसिटी बताओ जरा, वो है 4 ओमेगा नॉट R आई कैप, ठीक है। और यहां पे क्या बन गया, यहां पे बन गया ओमेगा 1 R आई कैप, ठीक है, ओमेगा 1 R आई कैप। तो यहां से अगर आप मैं इसको इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा नॉट R आई कैप इज इक्वल टू ओमेगा 1 R आई कैप, ठीक है। यहां से ओमेगा 1 की वैल्यू आएगी 2 ओमेगा नॉट। अब पता नहीं कितने लोगों को समझ आया ये, ठीक है। तो ये जो ओमेगा 1 आएगा वो इस बार 2 ओमेगा नॉट के बराबर आएगा। इसका मतलब जो इसकी स्पीड है उसका डबल होगा ये अब, ठीक है। आई डोंट नो कितने लोगों को ये समझ आया है, ठीक है। तो एक बार इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमने अब निकाल दी, आगे की तरफ जो है वो क्या आएगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो हमारा एपिसोड है उसको हम रेस्ट दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है ये समझ आया कि कैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी को समझ सकते हैं एंड कैसे रोटेशनल मोशन में ये यूज होती है, ठीक है। रिलेटिव मोशन का जो कंसेप्ट है वो हम कैसे यहाँ पे प्योर रोलिंग को ऐड करके और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिजाइन कर सकते हैं, वो चीज आपको समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।